एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। इस बीच आप लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ पा रही हूँ एंड आई नो कि आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो DSSB की TGT प्रिपरेशन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हम कैसे प्रिपरेशन करें, हम कहाँ से करें। हम फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कहाँ तक, कौन सी क्लास तक बुक्स पढ़नी है। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर DSSB TGT सोशल साइंस वाले सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग सोशल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर TGT, तो हम लोग कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप फ्रेशर हैं और आप लोग DSSB का एग्ज़ाम पहली बार देने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा DSSB का एग्ज़ाम होता है वो पेपर 2 और पेपर 1 एंड पेपर 2 में डिवाइड होता है। पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का होता है और पेपर 2 भी आपका 100 मार्क्स का होता है। इन 100 मार्क्स में से आप लोगों का अगर आप एक भी गलत आंसर करते हैं तो आपका 0.25 मतलब 1/4 आप मान के चलिए आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो अगर आप लोग 4 गलत आंसर्स मार्क कर देते हैं इसका मतलब 1 नंबर आपका गया। तो इसीलिए आप लोगों को आंसर्स मार्क करने से पहले सोचना पड़ता है। देन पेपर 1 में आपके जो 100 मार्क्स होते हैं इसमें 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। आपकी GK GS आती है, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़। देन आपका रीजनिंग होती है, देन यू हैव मैथमेटिक्स, देन इंग्लिश एंड देन हिंदी। ये 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से आपका इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। अगर आप इसमें हार्डवर्क करते हैं तो आप लोगों को स्कोर करना, आपकी मेरिट जो होती है बहुत अच्छा इंप्रूव कर लेती है। एंड मैथ्स एंड GK दे रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस। मैथ्स को भी रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए एंड GK भी आपका मतलब अचानक से आप लोग GK के मास्टर नहीं बन सकते। बट ये सोशल साइंस वाले फिर भी बैकग्राउंड के ऐसे होते हैं जिनका GK अच्छा ही होता है। बट फिर भी अगर आप लोगों का GK पुअर है, GK बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो हम एक दिन में GK को ट्रेन नहीं कर सकते। हमें GK के लिए भी रेगुलर बेसिस पे स्टडी करना पड़ता है, जैसे मैथमेटिक्स करना पड़ता है। तो एंड नेक्स्ट हमारा पेपर 2 होता है, प्योरली हमारा सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट के बेसिस पे आता है, जिसमें से 90 मार्क्स जो होंगे आप लोगों के सब्जेक्ट से आएंगे एंड जो 10 मार्क्स होंगे दैट इज़ पेडागॉजी। तो 10 मार्क्स जो पेडागॉजी के होते हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्कोरिंग। ये 10 मार्क्स की पेडागॉजी आप कहाँ से करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग TGT के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोगों ने CTET पेपर 2 ज़रूर क्लियर किया होगा। तो CTET पेपर 2 के अंदर जो भी सोशल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं पेडागॉजी वाले, वो आपको अच्छे से करने हैं। तो CTET पेपर 2 प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एटलीस्ट 6-7 साल के आप देख लेना। CTET क्योंकि हर साल 2 बार कंडक्ट किया जाता है, तो जितने भी क्वेश्चन सोशल साइंस के आए हुए हैं पेपर 2 के अंदर आप वो लोग ज़रूर गो थ्रू करिएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छा एक आप मान लीजिए कि एक बहुत अच्छा हिंट है आप लोगों को 10 मार्क्स की पेडागॉजी में पूरे नंबर लेने का। फर्स्टली तो ये हो गया। सेकेंडली अगर आप लोगों ने BEd किया है तो आप लोगों की टीचिंग कोर्स की बुक ज़रूर रखी होंगी, तो उसको भी आप डेफिनेटली पढ़िएगा फॉर दैट सोशल साइंस पेडागॉजी। आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है और इसमें आप 10 में से 10 भी स्कोर कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग ऑलरेडी टीच कर रहे हैं तो आप लोगों को इसमें बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल सिचुएशन पे बेस्ड होते हैं, तो इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है फॉर TGT सोशल साइंस। नाउ बात कर लेते हैं 90 नंबर की। तो आपको 6 से लेके 12 तक की NCERT अच्छे से करनी ही करनी है। एंड येस ग्रेजुएशन के से भी क्वेश्चंस आता है, बट ये 5 to 10% जो होता है ग्रेजुएशन लेवल का आता है। तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगी अगर आप पूरे ट्रेंड हैं, अगर आप लोगों की सोशल साइंस की प्रिपरेशन अच्छे से हो गई है तब आप ग्रेजुएशन पे जाइए। अदरवाइज़ अगर आप लोगों ने रीसेंट अभी ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो आप लोग 6 से लेके 12 तक आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, ग्रेजुएशन का छोड़ दीजिए, ठीक है। देन आप 6 to लेके 12 तक की NCERT कैसे करनी है? 6 to 8 आपको पता है दैट इज़ अ बेस। आपका बेस अगर कमज़ोर होगा तो आप लोग 9 to 12 भी नहीं कर पाएंगे, तो आपको अपना बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। एंड एक तो वे ये होता है कि आप 6 to 8 ख़त्म करें, देन 9 10 एंड देन 11 12। दूसरा वे ये है कि आप लोग पहले 6 से लेकर 12 तक जो भी आपके ऐसे चैप्टर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं आगे भी सीनियर क्लासेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग 1857 हम रिवॉल्ट की बातें कर लेते हैं, तो अगर वो 8th क्लास में भी है और वो 12th क्लास में भी रिपीट हो रहा है, तो बेटर ऐसा है कि आप लोग एक टॉपिक को जूनियर क्लासेस से भी कर लें, उसी टॉपिक को पढ़ते पढ़ते आप आगे तक चले जाइए। इससे क्या होगा, वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ अगर उसके 1-2 चैप्टर है, वो 2-3 चैप्टर, तो वो टॉपिक वाइज आपका जो एक तरह से बोलते हैं ना एक हार्मोनी, एक सीक्वेंस बना रहता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप लोग ऐसे करेंगे कि इंटररिलेटेड मतलब टॉपिक वाइज आप प्रिपरेशन करिए। यू हैव योर DSSB सिलेबस विद यू एंड अपना हार्ड कॉपी सिलेबस की ज़रूर रखिए। और जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करते जा रहे हैं जिन जिन टॉपिक्स की, क्योंकि वो भी आपका टॉपिक वाइज सिलेबस है, उसको आप मार्क करते जाइए कि दिस इज़ डन, दिस इज़ डन।
बिलीव मी, जब आप लोग इतने सारे टॉपिक्स के अंदर से आप 10 टॉपिक करते हैं, 15 टॉपिक करते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, और एक इनर सेटिस्फेक्शन आती है कि हमने इतना सारा कर लिया है, तो आगे भी एक्स्ट्रा ज़्यादा करने का मन करता है, हमें पढ़ने का मन करता है। देन आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ज़रूर देखने हैं। अब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करें, हमने आंसर्स का रट्टा लगाया और हो गया, नहीं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख के आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना ही करना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से भी बनता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर्स की बुक्स भी निकाली जाती हैं। अदरवाइज़ जो पब्लिशर्स हैं, जो ऑथर है, वो पागल नहीं है कि वो 10 ईयर निकाल रहे हैं या प्रीवियस ईयर्स। इवन बोर्ड के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वो 10 ईयर करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जो पीछे के क्वेश्चंस होते हैं वो भी कई बार रिपीट हो जाते हैं। इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर्स देखते टाइम आप लिखिए कि इस टॉपिक से 4 क्वेश्चन आए हैं, इस टॉपिक से 2, तो वो टॉपिक आपको बहुत डिटेल में करना है, बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, राइट। एंड लास्टली आपको ल्यूसेंट ज़रूर पढ़नी है। ल्यूसेंट के अंदर आपकी हिस्ट्री हो गई, आपकी ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, ये आपको बहुत अच्छे से करनी है। ल्यूसेंट आप खरीद सकते हैं, इसमें आपके चारों सब्जेक्ट भी कवर होंगे, और जो आपका जीके है ना पेपर 1 के लिए, उसमें भी आपको ये बहुत हेल्प देने वाला है। तो आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है पूरा। सबसे पहले आपका एनसीईआरटी फोकस होना चाहिए। सेकंड आपका फोकस होना चाहिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। थर्डली आप लोगों को ल्यूसेंट लेनी है। ल्यूसेंट से आपका पेपर 1 के 20 नंबर और इसके आपका बहुत हेल्प मिलेगा। एंड फोर्थ लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मॉक टेस्ट ज़रूर करने हैं। जब आपको लगे कि येस आपका 60-70% सिलेबस आप कंप्लीट हो गया है, आपको मॉक टेस्ट करने हैं। मॉक टेस्ट करने का मतलब ये होता है कि आपकी स्पीड इंक्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें सब कुछ आता है पर हम लोग पेपर को अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते। हम जीके के अंदर मैथ्स में ही फंसे रह जाते हैं, हम लोग सोशल साइंस के क्वेश्चंस में इतने फंस जाते हैं। तो मॉक टेस्ट करने का मेन मकसद यही है कि आपकी स्पीड पता लगे, आपको ये पता लगे कि अब आप लोगों ने जितना पढ़ा है उसमें से आता कितना है। हम रीडिंग तो करते हैं, पर कई बार जब हमारा टेस्ट नहीं होता तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कई बार कि हमें आता कितना है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, मॉक टेस्ट करना ना भूलें, अपनी स्पीड को बढ़ाते रहें। थर्डली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके अंदर पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। बोलते हैं ना, पॉजिटिविटी एंड हार्ड वर्क दे आर द 2 कीज़ फॉर सक्सेस। अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं एंड साइड बाई साइड अगर आप पॉजिटिव हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो आज नहीं तो कल हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच पाते हैं। मंजिल वो केंद्रीय विद्यालय भी हो सकती है, मे बी केंद्रीय विद्यालय में एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, मे बी आप लोगों का DSSS भी क्लियर हो जाए, बट ये कहीं ना कहीं होगा। हमारी जो मेहनत होती है ना, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को आपकी मेहनत जो होती है रंग दिखाती है। मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ, और इसीलिए अपने स्टूडेंट्स को भी, अपने सब्सक्राइबर्स को भी यही बोलती हूँ कि अपने हार्डवर्क से ज़्यादा किसी और पे कभी भी भरोसा मत करो, क्योंकि आपकी पढ़ाई, आपका हार्डवर्क आपको कभी धोखा नहीं देगा। आपके पेरेंट्स के बाद आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत ही होती है जो आपका हमेशा साथ रहती है, एंड कभी भी आप लोगों का साथ नहीं छोड़ती है। आप बोलते हैं ना, टीचर के पेन में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, और एक टीचर ही होता है जो अपने विद्यार्थियों का फ्यूचर लिखता है। तो इसीलिए हमें भी अपना गुड टीचर बनना है, हमें भी अपनी नॉलेज को पूरा बूस्टअप रखना है, अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखना है, ताकि हम आने वाली जनरेशन को भी, प्रेजेंट जनरेशन को भी एक अच्छा नॉलेज दे सकें, एक अच्छी सीख दे सकें। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।